आइए एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें प्राचीन इतिहास के सबसे विशाल और ताकतवर साम्राज्यों में से एक के निर्माण के सफर पर ले जाती है। एक ऐसा साम्राज्य जिसे एक मास्टरमाइंड रणनीतिकार और एक सम्राट की बिल्कुल अप्रत्याशित जोड़ी ने मिलकर खड़ा किया था। लेकिन इस कमाल की उपलब्धि को पूरी तरह से समझने के लिए हमें एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करनी होगी। भारतीय उपमहाद्वीप, जो उस समय पूरी तरह से बटा हुआ था, वो अचानक से एक कैसे हो गया? जरा सोचिए, इतनी भारी उथल-पुथल और भयंकर अराजकता के बीच से इतना बड़ा साम्राज्य आखिर कैसे जन्म ले सकता है? तो बात करते हैं इस अराजक उपमहाद्वीप और सत्ता के उस खालीपन की। हमारी ये कहानी ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के अंत में शुरू होती है। ये वो दौर था जब हर तरफ क्षेत्रीय युद्ध चल रहे थे, भारी अस्थिरता थी, मतलब पूरे इलाके में कोई भी एक केंद्रीय शक्ति मौजूद ही नहीं थी। सिकंदर महान की मृत्यु ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ईसा पूर्व 323 में जब बेबीलोन में सिकंदर की मौत हुई तो पूरे उपमहाद्वीप में सत्ता का एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो गया। उसके तुरंत बाद पंजाब के इलाके में भारी विद्रोह और युद्ध छिड़ गए, और सच कहें तो इसी उथल-पुथल में एक नए बेहद शक्तिशाली नेता के उभरने के लिए बिल्कुल परफेक्ट परिस्थितियां तैयार कर दी। अगर पहले से मौजूद नंद वंश के शासन को देखें तो ऐतिहासिक स्रोत साफ बताते हैं कि वो एक बेहद क्रूर, अवैध और अलोकप्रिय शासन था। जनता पूरी तरह त्रस्त थी। और इसी के बिल्कुल विपरीत शुरुआती मौर्य साम्राज्य को एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्रशासन, बेहतरीन कानून व्यवस्था और भारी आर्थिक समृद्धि के लिए जाना गया। इन दोनों की तुलना करने पर बिल्कुल साफ हो जाता है कि क्यों उस वक्त की जनता बदलाव के लिए इतनी बेताब थी। यहीं से एंट्री होती है हमारे रणनीतिकार और सम्राट की एक अनोखी जोड़ी की। ये हिस्सा पूरी तरह से इस असाधारण साझेदारी के बारे में है। एक तरफ थे साधारण पृष्ठभूमि से आए युवा विद्रोही चंद्रगुप्त, और दूसरी तरफ उनके बेहद प्रतिभाशाली रणनीतिकार चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों का साथ आना इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। प्राचीन इतिहास को समझना कई बार किसी पहेली को सुलझाने जैसा होता है। अब यूनानी विवरणों को ही ले लीजिए। रोमन इतिहासकार जस्टिन लिखते हैं कि चंद्रगुप्त के उदय के पीछे चमत्कारी शकुन थे, जैसे कि एक बड़े शेर का उनके पास आना, उन्हें चाटना और फिर चले जाना। सुनने में ये किस्से बहुत दिलचस्प लगते हैं ना, लेकिन असल में ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और सधी हुई राजनीतिक बगावत थी। मिथकों को किनारे रखते तो हकीकत में इन दोनों ने नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत ही सटीक, निर्मम और व्यवहारिक कदम उठाए। सबसे पहले पंजाब में भाड़े के सैनिकों की एक सेना खड़ी की, फिर बाहरी क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। जो इलाके जीतते गए वहां अपनी सैन्य चौकियां बनाते गए, और अंत में राजधानी पाटलिपुत्र को घेर कर उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया, बिल्कुल एक मास्टर प्लान की तरह। और इसी तरह एक लौह साम्राज्य का निर्माण हुआ, जिसका प्रशासन और विस्तार वाकई देखने लायक था। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि किसी साम्राज्य को जीत लेना एक बात है, लेकिन उसे सफलतापूर्वक चलाना ये बिल्कुल अलग खेल है। जीतने के लिए जज्बा चाहिए, लेकिन चलाने के लिए बहुत ही सघन और मजबूत व्यवस्था की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं मौर्यों ने ये कमाल कैसे किया। मौर्यों की ये विजय केवल सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति भी थी। जरा इन प्रोजेक्ट्स पर गौर कीजिए। तक्षशिला तक का हजारों मील लंबा हाईवे, जिसने व्यापार और सेना की आवाजाही को तेज किया, खेती के लिए विशाल सिंचाई व्यवस्था और हथियारों के लिए राज्य के नियंत्रण वाले उद्योग, इन सब ने मिलकर मौर्य साम्राज्य की ताकत को सच में अजेय बना दिया। ये एक पूरी तरह से नियोजित राज्य था। लेकिन इस भव्य राज दरबार के पीछे की सच्चाई कुछ और भी थी। सम्राट के उस चरम मानसिक भय के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। सत्ता के एकदम शिखर पर होने का मतलब था हर वक्त जान का खतरा। हत्या की साजिशों से बचने के लिए चंद्रगुप्त का लगातार अपने बेडरूम बदलना और महिला अंगरक्षकों का इस्तेमाल करना, ये सब दिखाता है कि उस दौर में सिर्फ जिंदा रहने के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 500। कूटनीति के एक बेहद शानदार कदम के तहत चंद्रगुप्त ने यूनानी सेनापति सेल्यूकस को ठीक 500 युद्ध हाथी उपहार में दिए। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इस एक मास्टर स्ट्रोक से न सिर्फ एक वैवाहिक गठबंधन पक्का हुआ, बल्कि इस साम्राज्य को पश्चिम का एक बहुत बड़ा भूभाग भी बिना किसी खून खराबे के मिल गया।
आइए अब बात करते हैं प्राचीन यथार्थवाद और कौटिल्य के उस दर्शन की, जो इस साम्राज्य का असली वैचारिक इंजन था। कौटिल्य के राजनैतिक सिद्धांत इतने यथार्थवादी और कुशाग्र थे कि वे सदियों बाद आए पश्चिमी विचारक निकोलो मैकियावेली के विचारों को भी बहुत आसानी से टक्कर देते हैं। उनका मंडला सिद्धांत प्राचीन यथार्थवाद का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये सीधा सा नियम बताता है कि किसी भी राज्य के ठीक बगल वाले पड़ोसी उसके स्वाभाविक दुश्मन होते हैं और दुश्मन का दुश्मन स्वाभाविक रूप से दोस्त होता है। ये गठबंधन के ऐसे कड़े नियम हैं जो आज की आधुनिक दुनिया की भू राजनीति में भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। और यही सोच हमें कौटिल्य की बेहद व्यावहारिक 6 प्रकार की कूटनीति तक ले जाती है: शांति, युद्ध, तटस्थता, सैन्य तैयारी, गठबंधन और सबसे अनोखी दोहरी नीति, यानी एक से शांति करना ताकि दूसरे से युद्ध किया जा सके। इस पूरी प्रणाली में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। हर एक फैसले को सिर्फ और सिर्फ इस पैमाने पर तौला जाता था कि वो राज्य के लिए कितना फायदेमंद है। सत्ता के इस त्याग और उस सम्राट के बारे में जानना वाकई हैरान करता है, जो सब कुछ छोड़कर चला गया। इस विशाल, भारी सुरक्षा वाले और बेहद निर्ममता से चलाए जा रहे साम्राज्य को समझने के बाद चंद्रगुप्त के जीवन का अंत सच में अचंभित करने वाला है। जो इंसान इस पूरी व्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में था, उसका आखिरी फैसला किसी को भी चौंका सकता है। जैन परंपराओं और साक्ष्यों की माने तो उनके शासनकाल में एक विनाशकारी 12 साल लंबे अकाल की भविष्यवाणी की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि युद्धों की भारी हिंसा और इस अकाल की चेतावनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली इंसान को अकल्पनीय पश्चाताप से भर दिया और उनका झुकाव पूरी तरह से आध्यात्मिक वैराग्य की ओर हो गया। माना जाता है कि उन्होंने जैन प्रथा संलेखना का पालन किया, अपनी बेहिसाब सांसारिक शक्ति और उस महान राज सिंहासन को अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर वे एक साधारण साधु की तरह दक्षिण की ओर चले गए और वहां कर्नाटक में उन्होंने शांतिपूर्वक उपवास करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। और इसी के साथ हमारा यह विश्लेषण एक बहुत ही गहरे विरोधाभास पर आकर ठहर जाता है। सोचकर देखिए, अगर कौटिल्य की पूरी कूटनीति का अंतिम उद्देश्य परम सत्ता हासिल करना था, तो उस परम विजेता के इस आखिरी कदम का आखिर क्या मतलब है, जो उस सत्ता को यूं ही छोड़कर चला गया? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को देखने का नजरिया बदल देता है और हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।